13 जून को जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ फुल ऑन वॉर छेड़ दिया तो कहा गया कि इसका मकसद है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना। हमले के पहले ही दिन इजराइल ने ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बम गिराए और कई बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को टारगेट किया और देश के टॉप जनरल्स और कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार गिराया। इजराइल ने ईरान के चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस को भी मार गिराया। इसके बाद कुछ ही दिनों में इजराइल ने एस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, ईरान के कमांड सेंटर्स, मिसाइल लॉन्चर्स, सिविलियन एरिया और यहां तक कि तेहरान में स्टेट टीवी के हेडक्वार्टर पर भी हमला कर दिया। शुरुआत में तो इजराइल ईरान के ऊपर पूरी तरह से हावी दिख रहा था, लेकिन ईरान भी ज्यादा देर चुप नहीं बैठा। उसने भी जवाब में करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर दाग दी। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी हो या फिर तेल अवीव के पास का रिसर्च इंस्टीट्यूट, ईरान ने सब पर हमला बोला। जंग अब और तेज हो चुकी है, लेकिन इस जंग की असली वजह क्या है? नेतन्याहू का मकसद क्या है? उन्होंने कहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे और वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना चाहते हैं। अब अगर ऐसा है तो अभी तक वो उसमें पूरी तरह से कामयाब हुए नहीं हैं। 16 जून को यूनाइटेड नेशंस की न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी AEI ने बताया कि इजराइल के हमले से नतांज फैसिलिटी में लगे सेंट्रीफ्यूज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और हो सकता है कि शायद ये फैसिलिटी पूरी तरह से नष्ट हो गई हो। IAEA के चीफ रफाल ग्रोसी ने कहा कि इस फैसिलिटी की बिल्डिंग जो ज़मीन की सतह के ऊपर थी वो तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, लेकिन ज़मीन के नीचे जो हॉल है जहां पर यूरेनियम एनरिच करने वाली असली मशीनें हैं, इजराइल उसे डायरेक्टली हिट नहीं कर पाया है। फैसिलिटी की बिजली अब काट दी गई है और हो सकता है कि इसी वजह से वहां मौजूद सेंट्रीफ्यूज भी खराब हो गए हों। उन्होंने ये भी बताया कि एस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर में 4 बड़ी बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। इसमें एक केमिकल लैब, यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट, फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक ऐसी फैसिलिटी है जहां यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को यूरेनियम मेटल में बदला जाता था। लेकिन ईरान की सबसे मजबूत और हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी, जिसका नाम है फॉरो एनरिचमेंट प्लांट, ये पहाड़ों को खोदकर उसकी ज़मीन के अंदर की गहराई में बनी हुई है। इस फैसिलिटी को इजराइल कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। अब दोस्तों, माना कि इजराइल के पास एक सुपीरियरिटी है और वो चाहे तो लगातार हमले करता रह सकता है, लेकिन उसे अपने गोल को पूरा करने में 2 बड़ी दिक्कतें झेलनी है। पहली तो ये कि इजराइल के पास वो बंकर बस्टर बम नहीं है जो इतने मजबूत अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह कर सके, और दूसरा ये कि उसके पास ऐसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी नहीं हैं जो इन बमों को वहां तक ले जा सके। इसका मतलब साफ है कि इजराइल का यह हमला अभी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। जंग शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपील की थी कि वो अपने हुक्मरानों के खिलाफ बगावत करते, लेकिन जैसे ही इजराइल ने ईरान में बम बरसाने शुरू किए, उससे सैकड़ों ईरानियों की मौत हो गई, तो ईरान के हुक्मरानों को मौका मिल गया। इससे उनकी जनता को प्रूफ करने का मौका मिला कि देखो, इतने सालों से हम जो कह रहे थे वो सच हो गया, ये ज़ायनिस्ट ताकतें हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। इससे इजराइल ज़रूर ये सोच रहा होगा कि क्या हमारे हमलों से ईरान की हुकूमत कमज़ोर होगी या उल्टा और मजबूत हो जाएगी। अब इजराइल यहीं तक लिमिटेड नहीं रहा है, उसने दूसरा रास्ता अपनाया है जो कि डिप्लोमेसी का है। ईरान पर इजरायली हमले शुरू होने के बाद यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अब भी ईरान के साथ एक डील के लिए ओपन है। 16 जून को ये रिपोर्ट भी आई कि ईरान ने गल्फ देशों के जरिए अमेरिका को मैसेज भेजा है कि अगर इजराइल बमबारी रोक दे तो वो बातचीत पर वापस आने को तैयार है। ट्रंप की पहली पोस्ट से यह साफ लगा कि वो इजरायली स्ट्राइक को एक प्रेशर की स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि ईरान को झुकाकर वो ऐसी डील ले जो अमेरिका के फेवर में हो, जैसी अमेरिका चाहता है। अब अमेरिका क्या चाहता है? दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे, जबकि ईरान कह रहा है कि वो थोड़ा सा पीछे हटने को तैयार है, पर पूरी तरह से इस प्रोग्राम को छोड़ने को तैयार नहीं है। और एक पल को मान ले कि ईरान बातचीत को लेकर सीरियस है, तो सवाल है कि क्या वो ऐसी हालत में बात करने आएगा जब उस पर लगातार बम गिर रहे हों। इसी वजह से अगला सवाल ये उठता है कि क्या नेतन्याहू बमबारी को रोकेंगे ताकि अमेरिका ईरान के बीच में बातचीत हो सके? अगर रोकेंगे तो फिर इजराइल ने जंग शुरू ही क्यों की, वो भी तब जब अमेरिका और ईरान की छठे राउंड की बातचीत होने वाली थी, उससे सिर्फ 3 दिन पहले। मेरे ख्याल से तो ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील कभी भी इजराइल की प्रायोरिटी थी ही नहीं। तीसरा ऑप्शन आता है कि इजराइल अमेरिका को इस जंग में घसीटना चाहता था। अभी तक ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि वो इजराइल के हमले की प्लानिंग से वाकिफ थे, भले ही उन्होंने पब्लिकली इसका विरोध किया हो। इजरायली ऑफिसर्स का कहना है कि उन्हें अमेरिका से क्लियर ग्रीन लाइट मिली थी। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, अमेरिकी बेस या अमेरिकी सैनिकों को टारगेट मत करना, नहीं तो ईरान के लिए बुरा होगा।
और अभी तक ईरान ने भी जंग को इजराइल तक ही लिमिटेड रखा है। लेकिन एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अमेरिका पर लगातार दबाव डाल रहा है कि वो इस जंग में खुले तौर पर उतर आए। ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल को अपने मकसद पूरे करने के लिए अमेरिकी मिलिट्री की मदद चाहिए, चाहे वो सीधे हमले से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करना हो या फिर सत्ता पलट करना हो। अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान को पीछे ढकेल दिया तो ये इजराइल के लिए पूरे वेस्ट एशिया को नए सिरे से सेट करने का मौका देगा। सीरिया में असद की ताकत पहले ही कम हो चुकी है, ईरान के हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट नेटवर्क अब कमज़ोर हो चुके हैं, गाज़ा बहुत बड़े पैमाने पर तबाह हो गया है और वेस्ट बैंक में इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है। अगर ईरान कमज़ोर पड़ता है तो वेस्ट एशिया में रूस का असर और घट जाएगा। वहीं चाइना को ऑयल के लिए अमेरिकी और खाड़ी देशों पर ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब अभी तो ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि इजराइल ऐसे ही बमबारी करता रहे और जल्दी ही ट्रंप पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो इस जंग में उतरे। तब इजराइल के पास सत्ता पलट वाला टारगेट जल्दी ही पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये था अभी तक का इस जंग का हाल, क्यों ऐसे हमले हो रहे हैं और कहां तक ये चीज़ें जा सकती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।